अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब स्टूडेंट ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम BSN 6 सेमेस्टर एंड पोस्ट RN सेकेंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट एपिडेमियोलॉजी के केम्यू के पास्ट इम्पोर्टेंट MCQs को डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि हम अपने लेक्चर की शुरुआत करें, तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप दोस्तों को टाइम पर मिलती रहे। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे साथ MCQs मौजूद है, जिसमें MCQs नंबर 1 है। कहते हैं कि द एपिडेमियोलॉजिक ट्रायड शो द इंटरेक्शन ऑफ, जैसे कि मैंने आपको लेक्चर में भी बताया था कि हमारे साथ जो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड मॉडल है, तो ये असल में आपके पास 3 कंपोनेंट पर मुश्तमिल एक मॉडल है, ठीक है, जो कि एक ट्रायंगुलर मॉडल के शेप में आपको प्रेजेंट किया गया है। इसमें आपके पास जो मेजर कंपोनेंट्स है, इसमें एक आपके पास एजेंट्स आते हैं, ठीक है, दूसरा आपके पास जो है होस्ट आते हैं, और तीसरा जो है आपके पास क्या आता है, इन्वायरमेंट आता है। सो एपिडेमियोलॉजिक ट्रायड में हमारे साथ जो 3 कंपोनेंट है जो कि एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं, ठीक है, और जिसके बेस पर डिजीज़ प्रोसेस की शुरुआत होती है, तो वो आपके पास क्या है, वो आपके पास इन्वायरमेंट, एजेंट एंड होस्ट है। मतलब ऑप्शन सी आपके पास इसमें क्या आएगा, करेक्ट आएगा। MCQs नंबर 2, an epidemic that usually widespread and even global in its reach is referred to as, कहते हैं कि हमारे साथ वो एपिडेमिक से मुराद ये है कि ये वो प्रोसेस होता है, वो कंडीशन होती है जिसमें बीमारी जो है वो एक इलाके से शुरू होकर फैलना शुरू हो जाती है। तो कहते हैं कि वो एपिडेमिक, वो डिजीज़ प्रोसेस जिसमें एक बीमारी जो है एक कम्युनिटी में पैदा होकर वहाँ पर मुकम्मल तौर पर स्प्रेड आउट हो जाती है, और इसके साथ साथ वो इतनी फैल जाती है कि पूरी दुनिया जो है उसकी लपेट में आ जाती है। जैसे कि अभी रिसेंटली जो केस हुआ था कोरोना वायरस का, तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एक बेस्ट एग्जांपल है इस कंडीशन की। तो इसको क्या कहते हैं, इस तरह की कंडीशन जो होती है इसको हम पेंडेमिक कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए आपके पास सही आएगा। MCQs नंबर 3, अ डिजीज़ वेक्टर इज़, डिजीज़ वेक्टर किसे कहते हैं? डिजीज़ वेक्टर जो है ये आपके पास कोई भी ऐसी सब्सटेंस, कोई भी ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि बीमारी को एक इन्फेक्टेड पर्सन से लेकर हेल्दी पर्सन में मुंतकिल करती है, और उस हेल्दी पर्सन को क्या करती है, इन्फेक्टेड करती है, और इसी तरह से बीमारी को फैलाने में जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या कहते हैं, अ डिजीज़ वेक्टर कहते हैं, ठीक है। तो इसमें आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन आएगा, तो ऑप्शन ए जो है इसमें आपके पास क्या आएगा, सही आएगा, सही है। MCQs नंबर 4, MCQs नंबर 4 में कहते हैं कि MCQs नंबर 4 में कहते हैं कि इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट काजेज ऑफ डिजीज़ में फॉर्म a complex network of events that determine the level of disease in a community. The complex interrelation of event is called, कहते हैं कि हमारे साथ जो complex इंटररिलेशन ऑफ इवेंट्स होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ये असल में किस चीज़ की तरफ इशारा है, ये असल में हमारे साथ जो काजल वेब डिज़ीज़ मॉडल है उसके बारे में क्या है, उसके बारे में इशारा है, ठीक है, कि हमारे साथ बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, जो कि एक दूसरे के साथ इंटर रिलेट भी कर रहे होते हैं और एक दूसरे के साथ उनका इंटर रिलेशन नहीं होता। तो ये सारे मिलकर क्या करते हैं, एक ख़ास कंडीशन को एराइज करते हैं। जैसे कि अगर आप देखें, स्मोकिंग की वजह से क्या होता है, स्मोकिंग की वजह से पल्मोनरी डिजीज़ काज होते हैं, ठीक है, इसके अलावा वेस्कुलर डिजीज़ काज होते हैं। तो स्मोकिंग जो है ये आपके पास एक फैक्टर हो गया, ठीक है। इसी तरह से जो ओवर ईटिंग है, ओवर
ईटिंग, ठीक है। ओवर ईटिंग की वजह से क्या होता है, ओवर ईटिंग की वजह से ओबेशन जो है काज होती है, मतलब ओवरवेट काज होता है, ठीक है। बंदा जो है वो मोटा हो जाता है, उसमें कोलेस्ट्रॉल की जो मिकदार है वो ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल जो है वो ब्लड वेसल्स में जमा होना शुरू हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ प्लेग्स, जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स जो है वो ब्लॉक होना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह से इसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो हाई होना शुरू हो जाती है। ब्लड प्रेशर जब हाई होती है, ब्लड सप्लाई प्रॉपर तरीके से नहीं होती, तो इसकी वजह से स्ट्रोक भी हो सकता है। इसकी वजह से जो है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ जो है काज हो सकते हैं। इसकी वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस काज हो सकती है। तो बिल्कुल इसी तरह से स्मोकिंग और जो ओबेसिटी है ये एक दूसरे के साथ क्या है, इंटरकनेक्टेड है, और ये दोनों मिलकर आपको क्या कर सकती है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ भी काज कर सकती है और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ भी काज कर सकती है। इसके अलावा जो स्ट्रोक है उसको काज कर सकती है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट होकर एक स्पेसिफिक कंडीशन डिजीज़ काज कर सकती है। तो इसमें आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन सी आएगा, जो कि कॉजल वेब है। मतलब ये बहुत सारे कंपोनेंट जो है एक दूसरे के साथ मिलकर एक वेब लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, ठीक है। और ये सारे जब हम इसकी एंड देखते हैं तो ये एक ख़ास कंडीशन को काज करती है, ठीक है। तो इसलिए इसको कॉजल वेब कहते हैं। MCQs नंबर 5, प्रिवलेंस इंक्लूड, प्रिवलेंस किसे कहते हैं। ऑलरेडी मैंने आपको काफ़ी डिटेल के साथ बताया था कि प्रिवलेंस से मुराद ये है कि नंबर ऑफ एग्जिस्टेड केसेस इन अ पॉपुलेशन, ठीक है। किसी पॉपुलेशन में पहले से जो केसेस मौजूद होते हैं हमारी स्टडी करने से पहले, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम प्रिवलेंस कहते हैं। तो MCQs 5 में आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आपके पास क्या आएगा, प्रिवलेंस में क्या आता है, न्यू केसेस प्लस एग्जिस्टिंग केसेस अकरिंग इन अ डिफाइंड टाइम पीरियड। मतलब यह है कि एक ख़ास टाइम पीरियड के लिए आप स्टडी शुरू करते हैं, ठीक है। आप स्टडी शुरू करते हैं और फिर उस दौरान जो है आप देखते हैं कि मतलब आपके पास जो पॉपुलेशन होती है उसमें पहले से भी केसेस मौजूद होते हैं, लेकिन जब आप स्टडी शुरू कर रहे होते हैं तो स्टडी के दौरान नए केसेस जो है वो आते हैं। तो ये भी आपके पास एक सही डिफिनीशन है, लेकिन जो आपके पास असल डिफिनीशन है प्रेवलेंस की वो क्या है, एग्जिस्टिंग केसेस प्रेजेंट एट अ सिंगल टाइम पॉइंट, ठीक है। सिंगल टाइम पॉइंट पर आपके पास जो एग्जिस्टिंग केसेस होते हैं, पहले से जो केसेस मौजूद होते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम प्रेवलेंस कहते हैं। MCQs नंबर 6 की तरफ आ जाते हैं। MCQ 6 में कहते हैं कि द फर्स्ट स्टेज इन द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़। आपको मैंने बताया भी था कि हमारे साथ जो नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ है इसके टोटल कितने स्टेजेस है, इसके टोटल 4 स्टेजेस है। पहला जो स्टेज है उसको स्टेज ऑफ ससेप्टिबिलिटी कहते हैं, दूसरा जो स्टेज है उसको स्टेज ऑफ सब क्लिनिकल कहते हैं, तीसरे स्टेज को स्टेज ऑफ क्लिनिकल कहते हैं और लास्ट स्टेज को स्टेज ऑफ रिकवरी, डिसेबिलिटी और डेथ कहते हैं। सो जो फर्स्ट स्टेज है नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ का, तो वो हमारे साथ स्टेज ऑफ ससेप्टिबिलिटी है, जिसमें एजेंट ससेप्टिबल होस्ट को देखकर उस पर अटैक करके उसमें डिजीज़ प्रोसेस जो है वो शुरू करवाती है, ठीक है। तो ऑप्शन भी आपके पास इसमें सही आएगा। 7 में कहते हैं कि द हॉलमार्क फॉर केस कंट्रोल स्टडी डिज़ाइन इज़, केस कंट्रोल स्टडी डिज़ाइन में हम क्या करते हैं या केस कंट्रोल स्टडी डिज़ाइन का जो हमारे साथ बुनियादी पर्पज़ होता है वो क्या होता है। केस कंट्रोल स्टडी में हम क्या देखने की कोशिश करते हैं, क्या जानने की कोशिश करते हैं। तो केस कंट्रोल स्टडी डिज़ाइन हम इसलिए करते हैं ताकि हमें डिज़ीज़ के बारे में पता चले, मतलब जो लोग डिज़ीज़ का शिकार हुए हैं और जो लोग जो है हमारे साथ डिज़ीज़ फ्री ग्रुप है, ठीक है, तो उनको हम क्या कर सके, उनको हम आइडेंटिफाई कर सके। तो इसलिए हम क्या करते हैं, केस कंट्रोल स्टडी डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपके पास इसमें करेक्ट आएगा। मतलब केस कंट्रोल स्टडी में आपके पास 2 ग्रुप होते हैं, ठीक है। केस से मुराद ये है कि वो ग्रुप जिनमें डिजीज़ जो है वो
हो चुकी होती है या किसी ख़ास इन्वायरमेंट को वो एक्सपोज हो चुके होते हैं। जबकि कंट्रोल जो है ये आपके पास वो ग्रुप होता है जो कि क्या होता है, डिजीज़ फ्री होते हैं, ठीक है, उनमें किसी किस्म की बीमारी नहीं होती। तो ऑप्शन ए आपके पास इसमें क्या आएगा, करेक्ट आएगा। इसी तरह से अगर आपके पास इसमें ये ऑप्शन होता कि ए एन सी, तो फिर आपके पास ए एन सी दोनों जो है बोथ ऑप्शन जो है वो क्या आते, करेक्ट आते। सही है। MCQs 8. When total number of death due to measles is present in relation to the total cases of measles, it is best label is। कहते हैं कि हमारे साथ टोटल केसेस ऑफ मीज़ल्स में जितने तादाद में जो है मीज़ल्स की वजह से डेथ हो जाती है, तो इसके लिए क्या टर्म यूज़ होता है, तो इसके लिए हमारे साथ जो बेसिक टर्म यूज़ होता है MCQs 8 में, तो वो क्या है, वो केस फर्टिलिटी रेट है, ठीक है। ऑप्शन सी आपके पास करेक्ट आएगा। MCQs 9. An expert in the field of public health is required to estimate the magnitude of a health problem. Which rate would he calculate for this? कहते हैं कि एक पब्लिक हेल्थ में एक रिसर्चर है जो कि जानना चाहते हैं कि किसी कम्युनिटी में जो है कितनी तादाद में हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो मौजूद है। तो इसको जानने के लिए वो कौन सी पैरामीटर जो है वो यूज़ करेंगे, ठीक है, कि उनको जो है इसके बारे में पता चले। तो इसमें आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो क्या है, वो ऑप्शन बी आएगा। सॉरी, क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा, प्रिवेलेंस आएगा, ठीक है। ऑप्शन बी आपके पास करेक्ट है। MCQs 10. When number of educated females is expressed as percentage of total female present in a village, तो ये आपके पास क्या होगी, ये आपके पास फिर प्रोपोर्शन में आएगा, ठीक है, क्योंकि टोटल फीमेल प्रेजेंट इन विलेज आपके पास टोटल फीमेल्स है, ठीक है, और इसी तरह से इसमें आप एजुकेटेड फीमेल्स की बात करते हैं। सो यहाँ पर आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा, प्रोपोर्शन, क्योंकि प्रोपोर्शन में हमारे पास जो नोमिनेटर होता है वो क्या होता है, डिनोमिनेटर का पार्ट होता है, सब पार्ट होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपके पास करेक्ट आएगा। MCQs 11. The incidence of pollen allergy at Faisalabad is 10 cases per 1,000 population. The mean duration of illness is 3 months from February to April. The prevalence of pollen allergy at Faisalabad is, तो फैसलाबाद में जो पोलन एलर्जी की प्रेवलेंस होगी, मतलब पहले से वहाँ पर कितने केसेस मौजूद थे, ठीक है, कितने केसेस वहाँ पर पहले से मौजूद थे। तो ये आप लोगों को अब क्या करनी होगी, आप लोगों को अब प्रेवलेंस जो है वो मालूम करने होंगे। तो अगर आपको फार्मूला याद हो तो आप आसानी से जो है इसको आप क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। तो इसमें आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो क्या आएगा, 10 आएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी आपको बताया गया है कि The incidence of pollen allergy at Faisalabad is 10 cases per 1,000 population. The mean duration of illness की जो मेन ड्यूरेशन है, ठीक है, वो 3 मंथ है, जो कि फरवरी से अप्रैल तक है। So prevalence of pollen allergy at Faisalabad is 10. सही है। MCQs number 12. When a new treatment is developed, they delay deaths but does not produce recovery from a chronic disease. Which of the following will occur? कहते हैं कि जब आप एक नई ट्रीटमेंट देते हैं, ठीक है, तो इसकी वजह से जो डेथ रेट है उसमें कमी आ जाती है, लेकिन डिज़ीज़ से जो है रिकवरी नहीं होती, बीमारी जो है उसी तरह से क्रॉनिक डिजीज़ रहती है, ठीक है। तो कहते हैं मंदजेल में से इसमें क्या होगा, तो इसमें प्रेवलेंस जो है वो इंक्रीज़ होगी, मतलब लोग जो है बीमार होंगे, ठीक है, बीमारी में मुब्तला होंगे, लेकिन जो डेथ रेट है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। सो प्रेवलेंस ऑफ द डिजीज़ विल इंक्रीज। तो इसमें आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन आएगा, ऑप्शन सी आएगा। सही है, प्रेवलेंस जो है वो इंक्रीज हो रही है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी इसके साथ इंक्रीज हो जाएगी। MCQs 13. इफ द नंबर ऑफ डेथ फ्रॉम ट्यूबरकुलोसिस इज एक्सप्रेस इन रिलेशन टू द टोटल मिड ईयर पॉपुलेशन, इट इज कॉल्ड, कहते हैं कि नंबर ऑफ डेथ फ्रॉम ट्यूबरकुलोसिस से हमारे साथ जितने तादाद में डेथ होती है, ठीक है, इसको हम एक्सप्रेस करें, इसको जो है हम डिवाइड करें टोटल मिड ईयर पॉपुलेशन के साथ, तो इसको हम क्या कहेंगे, केस फर्टिलिटी रेट या प्रोपोर्शनेट मोर्टेलिटी रेट या क्रूड डेथ रेट या काजिल
स्पेसिफिक डेथ रेट। तो करेक्ट ऑप्शन MCQ 13 में आपके पास क्या आएगा, डी आएगा, क्योंकि ये एक ख़ास कंडीशन की वजह से डेथ हो रही है, तो इस वजह से हम इसको कास्ट स्पेसिफिक डेथ रेट कहेंगे। 14 एट लाहौर ग्रामर स्कूल आर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 2 डेवलप मम्स। ठीक है, सेकेंड क्लास के स्टूडेंट है जिनको मम्स हुई है। ही वॉज आइसोलेटेड फ्राम अदर चिल्ड्रन टिल स्वेलिंग सबसाइडेड एंड हिज ब्रदर ऑफ क्लास 4 who look apparently healthy was also advised to be away from school for about a fortnight. His brother type of carrier state is more likely to be incubatory, हेल्दी, कन्वल्सेंट या क्रोनिक। तो इंक्यूबेटरी होगी। ठीक है, ऑप्शन ए इसमें आपके पास क्या आएगा, करेक्ट आएगा, क्योंकि उनको जो है हम क्या करते हैं, आइसोलेटेड करते हैं। उनके जो दूसरे ब्रदर हैं, क्योंकि वो भी अपने भाई के साथ रहते थे, तो इसलिए उनको कुछ ख़ास दिनों के लिए उनको आइसोलेट किया जाता है, ताकि मालूम हो कि ये जो है इनमें बीमारी के अलामात तो नहीं है, या ये जो है उनसे इन्फेक्टेड तो नहीं हुए हैं, ताकि दूसरे लोग जो है वो महफूज रहें। 15 cement industry is suspected for more death among its workers, so the industrials gets worried and want to assess whether more death are likely in these workers or not. The measure that predict the mortality in this industrial group is, तो इसको हम क्या कहेंगे, एज स्पेसिफिक डेथ रेट कहेंगे, स्टैंडर्डाइज मोर्टेलिटी रेशियो कहेंगे, कैजुअल स्पेसिफिक डेथ रेट कहेंगे। तो MCQ 15 में आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन आएगा तो वो क्या आएगा, सी आएगा, क्योंकि इसमें हम कास्ट को जानने की कोशिश कर रहे हैं, और ये यहाँ पर जो डेथ हो रही है तो इंडस्ट्रियल वर्क प्लेसेस में जो है डेथ हो रही है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आएगी, ये कास्ट स्पेसिफिक डेथ रेट होगी। ठीक है, क्योंकि इसमें हम एक स्पेसिफिक काज को जानने की कोशिश करते हैं। 16 the estimate of the average number of additional years a person could expect to live if the age specific death rate for a given year prevail for the rest of his life is best expressed as, इसको लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहते हैं। ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी की डिफिनीशन है, ये आप लोगों को याद होनी चाहिए। ठीक है, MCQ 17 coronary artery diseases occur at a rate of 131 per thousand population per year in a population of males age 50 to 59 years who had no previous coronary artery disease. This is an example. तो ये आपके पास क्या एग्जाम्पल होगी, ये आपके पास एक इंसिडेंस रेट की एग्जाम्पल होंगी। तो ऑप्शन सी आपके पास इसमें क्या आएगा, करेक्ट आएगा। MCQs नंबर 17 में आपके पास क्या आएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आएगा। सही है। 18 फ्लोरिडेशन ऑफ वाटर वुड बी एन एग्जाम्पल। फ्लोरिडेशन ऑफ वाटर जो है ये किस चीज़ की एग्जाम्पल है, मतलब वाटर को हम क्या करते हैं, फ्लोरिडेट करते हैं, ताकि उसमें जो जर्म जो माइक्रोब है उसको हम क्या कर सके, किल कर सके, ख़त्म कर सके। तो ये आपके पास किस चीज़ की एग्जाम्पल है, ये आपके पास प्राइमरी प्रिवेंशन की एग्जाम्पल है, ताकि लोगों को किसी किस्म की बीमारी जो है वो ना लगे, वो बीमारी से प्रिवेंट रहे, महफूज रहे। MCQs 19 The process in which each participant has an equal or non-probability of being assigned to either the control or the experimental group, तो इसको हम randomization कहते हैं। Important MCQs आप लोगों को याद होना चाहिए। कहते हैं कि वो अमल जिसमें हम लोगों की जो सिलेक्शन है वो क्या करते हैं, वो हम ऐसे तरीके से करते हैं कि उसमें किसी किस्म की फेवरेटिज्म ना हुई हो। ठीक है, और हर एक बंदे के जो है उसके सिलेक्शन होने के चांसेस हो, तो इस अमल को हम रेंडमाइजेशन कहते हैं। 20 अ की फीचर ऑफ अ क्रॉस सेक्शनल स्टडी इज़, क्रॉस सेक्शनल स्टडी की जो बुनियादी फंक्शन है वो क्या है, तो ये आप सबको पता होना चाहिए कि क्रॉस सेक्शनल स्टडी की जो बुनियादी फंक्शन है वो यही है कि इट यूजुअली प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन प्रेवलेंस रेदर देन इंसिडेंस। क्रॉस सेक्शनल स्टडी जो है ये आपको एक स्नैपशॉट देती है। ठीक है, किस चीज़ के बारे में, कम्युनिटी के बारे में, कि यहाँ पर कितने डिजीज़ ऑलरेडी मौजूद है, प्रेवलेंस के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। इसके अलावा इट इज़ मोर यूजफुल फॉर डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी दैन
इट इज़ फॉर एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी। ये जो है डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है। डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी का भी मैंने आपको बताया है कि जिसमें हम टाइम, पर्सन, प्लेस के बारे में स्टडी करते हैं कि कितने लोग जो है बीमारी से मुतासिर हुई है, बीमारी कहाँ पर वाक़या हो चुकी है, कब से ये बीमारी जो है मौजूद है। तो इसको हम क्या कहते हैं? डिस्क्रिप्टिव स्टडी कहते हैं। इट इज़ सिनोनिम विद सर्वे। ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव इसमें आपके पास करेक्ट आएगा। 21 में कहते हैं एन ऑब्जर्वेशनल डिज़ाइन दैट मेजर्स एग्जिस्टिंग केसेस एंड करंट एक्सपोजर लेवल एट अ सिंगल पॉइंट इन टाइम। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम क्रॉस सेक्शनल स्टडी कहेंगे। क्रॉस सेक्शनल स्टडी की डिफिनीशन है कि एन ऑब्जर्वेशनल डिज़ाइन, क्रॉस सेक्शनल स्टडी ये हमारे साथ एक ऑब्जर्वेशनल डिज़ाइन है, ठीक है, जिसमें हम एग्जिस्टिंग केसेस के साथ साथ ये भी देखते हैं कि कितनी तादाद में लोग जो है एक ख़ास इन्वायरमेंट को एक्सपोज हुए थे, ठीक है, एक ख़ास टाइम पर। तो ये आपके पास क्रॉस सेक्शनल स्टडी कहलाएगी। 22 में कहते हैं कि इन कोहर्ट स्टडी we can measure the association between the risk factor and exposure by किस चीज़ के ज़रिए? इंसिडेंट, रिलेटिव रिस्क या प्रेवलेंस रेट। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम इसको रिलेटिव रिस्क के ज़रिए जो है मालूम करते हैं कि हमारे साथ रिस्क फैक्टर और एक्सपोजर में क्या रिलेशनशिप है, क्या एसोसिएशन है। इसको हम क्या करते हैं? कोहर्ट स्टडी में मेजर करते हैं, ठीक है। कोहर्ट स्टडी जो है इसको लॉन्गिट्यूडनल स्टडी भी कहते हैं, ठीक है। मतलब ये है कि एक लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए जब हम पार्टिसिपेंट को अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं और देखते हैं कि कितने लोग जो है इस ख़ास टाइम पीरियड के दौरान इनमें केसेस जो है रिपोर्ट होते हैं, ठीक है, तो इसको हम कोहर्ट स्टडी कहते हैं। 23 में कहते हैं द प्रेजेंस ऑफ न्यू इफेक्टिव वैक्सीन कैन लीड टू। न्यू इफेक्टिव वैक्सीन की मौजूदगी की वजह से क्या होगी? इंसिडेंस इंक्रीज इंसिडेंस, डिक्रीज प्रेवलेंस, इंक्रीज प्रेवलेंस या डिक्रीज इंसिडेंस। तो ज़ाहिरी बात है न्यू इफेक्टिव वैक्सीन की मौजूदगी की वजह से हमारे पास जो इंसिडेंस की केसेस है वो उसमें क्या आएगी? उसमें खातिर ख्वाह कमी आएगी, ठीक है। ऑप्शन डी आपके पास सही है। 24 में कहते हैं द फ्रेमिंगम स्टडी in which a group of residents have been followed since the 1950s to identify occurrence and risk factors for heart disease is an example of which type of disease? तो विच टाइप ऑफ स्टडी? तो ऑलरेडी अभी मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया कि कोहर्ट स्टडी ये ऐसी स्टडी होती है जो कि लॉन्गिट्यूडनल होती है, जिसका जो टाइम पीरियड होता है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग होता है। तो ये हमारे साथ कोहर्ट स्टडी कहलाएगी। 25 द प्रॉब्लम विद यूजिंग वॉलंटियर्स इन रिसर्च इज़ दैट। कहते हैं कि वो प्रॉब्लम जिसमें वॉलंटियर्स को हम रिसर्च, द प्रॉब्लम विद यूजिंग वॉलंटियर इन रिसर्च इज़ दैट। वॉलंटियर्स को रिसर्च में यूज़ करने से हम जो मसला होता है वो क्या होता है? तो हमारे पास इसमें जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन बी आएगा। मतलब वॉलंटियर्स आर नॉट परफेक्ट रिप्रेजेंटेटिव और जनरल पॉपुलेशन। वॉलंटियर्स जो है ये जनरल पॉपुलेशन के रिप्रेजेंटेटिव जो है वो परफेक्टली नहीं होते, तो ये एक मसला होता है इसमें। 26 इन एन एक्सपेरिमेंट अ रिसर्चर मस्ट कंट्रोल एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स टू प्रिवेंट देम फ्रॉम बिकमिंग डैश वेरिएबल, ठीक है। बिकमिंग व्हाट वेरिएबल? बिकमिंग डैश वेरिएबल। तो इसमें आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन सी आएगा। कंफाउंडिंग वेरिएबल बनने से बचाने के लिए रिसर्चर को जो है क्या करना होगा? जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल है उसको क्या करने होंगे? उसको प्रिवेंट करने होंगे, ठीक है। MCQs 27 इन एन एक्सपेरिमेंट participants are usually assigned to treat using random assignment. The reason for using random assignment is random assignment को यूज़ करने का जो वजह है वो क्या है? तो ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि रैंडम असाइनमेंट हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि अलो द एक्सपेरिमेंट टू मैनिपुलेट पार्टिसिपेंट वेरिएबल, ठीक है, ताकि जो पार्टिसिपेंट वेरिएबल है जो कि एक्सपेरिमेंटर allow the experimental to manipulate participant variable, जो मुख्तलिफ हमारे पास पार्टिसिपेंट से डेटा आता है तो उसको क्या करें? मैनिपुलेट करें। 28 डॉक्टर किम systematically varies the amount of caffeine in cola, that is 0, 10 and 20 milligram, and observers
observed that his participant anxiety level is increased. The 0 milligram condition represent what? Experimental group, कंट्रोल ग्रुप, नॉन ट्रीटमेंट कंट्रोल ग्रुप या वेटिंग लिस्ट कंट्रोल ग्रुप। तो इसमें आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन आएगा तो वो ऑप्शन बी आएगा, कंट्रोल ग्रुप। ठीक है। 29 एपिडेमियोलॉजिस्ट डिफाइन डिजीज अकरेंस इन टर्म ऑफ। एपिडेमियोलॉजिस्ट ने जो डिजीज अकरेंस है इसको किस तरह से डिफाइन किया है? एजेंट, होस्ट, इन्वायरमेंट या ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन MCQs 29 में आपके पास क्या आएगा? डी आएगा। ऑप्शन डी आपके पास करेक्ट है। 30 द इंक्यूबेशन पीरियड इज द इंटरवल बिटवीन। इंक्यूबेशन पीरियड ये आपके पास वो टाइम पीरियड होता है जिसमें एजेंट जब ससेप्टेबल होस्ट पर अटैक कर लेता है, तो इस टाइम से लेकर उस टाइम तक जब तक फर्स्ट साइन सिम्टम जो है अपीयर ना हो जाए। तो फर्स्ट साइन सिम्टम्स के अपीयर होने से पहले का जो टाइम पीरियड होता है, यहाँ तक का जो टाइम होता है, पीरियड होता है, इसको हम क्या कहते हैं? इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। ठीक है, जिसमें पेशेंट जो है वो एसिम्प्टोमेटिक रहता है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन MCQs 30 में आपके पास ऑप्शन सी आएगा कि द टाइम ऑफ इन्फेक्शन एंड अपीयरेंस ऑफ क्लिनिकल सिम्टम। वो टाइम जिसमें इन्फेक्शन की शुरुआत हो जाती है उससे लेकर उस टाइम तक जब बीमारी की पहली अलामत ज़ाहिर हो। ठीक है, तो इससे पहले का जो टाइम पीरियड होता है इसको हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। 31 British investigator conduct a study to compare measles, mumps, rubella vaccine history amongst 1,294 children with pervasive development disorder and 4,469 children without each disorder. This is an example of which type of study? तो ये आपके पास केस कंट्रोल डिज़ाइन होगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपके पास MCQs नंबर 31 में आपके पास क्या आएगा? MCQs 31 में आपके पास बी आएगा। ये ऑब्जर्वेशनल स्टडी डिज़ाइन है हमारे साथ। सही है, ऑब्जर्वेशनल स्टडी डिज़ाइन। 32 में कहते हैं कि a study in which children are randomly assigned to receive either a newly formulated vaccine or the currently available vaccine and are followed to monitor for the side effect and effectiveness of each vaccine is an example of which type of study? ये हमारे साथ किस किस्म की स्टडी है? ठीक है, किस किस्म की स्टडी की एग्जाम्पल है? एक्सपेरिमेंटल है, ऑब्जर्वेशनल है या केस कंट्रोल या क्लिनिकल ट्रायल है? तो करेक्ट ऑप्शन इसमें आपके पास क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा। ये आपके पास एक्सपेरिमेंटल स्टडी डिज़ाइन की टाइप है। 33 में कहते हैं द क्राइटेरिया फॉर वैलिडिटी ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट इज। स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए जो वैलिडिटी क्राइटेरिया है वो क्या है? एक्यूरेसी है, प्रिडिक्टेबिलिटी है, सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी है या कॉस्ट इफेक्टिवनेस है? तो ये आपके पास क्या आएगा? ये आपके पास कॉस्ट इफेक्टिवनेस आएगा। ठीक है, वैलिडिटी कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस आएगा। मतलब ये है कि जितना ख़र्चा इस पर हो रहा है उससे ज़्यादा जो है लोगों को जो है फ़ायदा पहुंचता हो। तो ये आपके पास क्या है? स्क्रीनिंग टेस्ट की वैलिडिटी है। 34 में कहते हैं 1945 in 1945 there were 1,000 women who work in a factory painting radium dials on watches. The incidence of bone cancer in these women up to 1,975 was compared to that of 1,000 women who work in a telephone operators in 1945. 20 of the radium dial painters and 4 of the telephone operator developed bone cancer between 1945 to 1975. Which study design is that? तो ये आपके पास कौन सी स्टडी डिज़ाइन होगी? ज़ाहिर बात है ये आपके पास कोहॉर्ट स्टडी डिज़ाइन होगी। तो ऑप्शन इसमें आपके पास कौन सा आएगा? कोहॉर्ट नहीं, ये आपके पास क्लिनिकल ट्रायल है। ठीक है, क्योंकि टेस्टिंग की जा रही है तो क्लिनिकल ट्रायल होगी। MCQs 35 Type of design where both exposure and disease are determined simultaneously for each subject. कहते हैं कि हमारे साथ स्टडी डिज़ाइन वो स्टडी डिज़ाइन जिसमें हम दोनों एक्सपोजर और डिजीज़ को जो है क्या करते हैं? मालूम करते हैं एक साथ ही। तो इसको हम क्या कहते हैं? केस स्टडी, क्रॉस सेक्शनल स्टडी, केस कंट्रोल स्टडी या कोहॉर्ट स्टडी। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें आपके पास क्या आएगी? ऑप्शन ए आएगा, केस स्टडी। ठीक है, ऑप्शन ए आपके पास इसमें क्या आएगा? करेक्ट आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका जो है
ये था आपके पोस्ट आरएन और बीएसएन 6 सेमेस्टर पोस्ट आरएन सेकेंड सेमेस्टर की एपिडेमियोलॉजी के केएमयू के पास्ट एमसीक्यूज जो कि मैंने आप स्टूडेंट्स के साथ शेयर किए। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में एमसीक्यूज की। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।